नमस्कार दोस्तों, E2 के जंक्शन में आपका स्वागत है। जीव विज्ञान की श्रृंखला में प्राणी विज्ञान चल रहा है, जिसमें से आज का टॉपिक स्तनी वर्ग होगा। ये प्राणी विज्ञान का पार्ट 2 होगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। स्तनी वर्ग। स्तनी वर्ग के प्रमुख लक्षण की बात करें तो स्तनी वर्ग की त्वचा पर जो है कि सफ़ेद ग्रंथियां पाई जाती हैं एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तनी वर्ग की त्वचा पर सफ़ेद ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती है। ये सभी जंतु उच्च तापी और नियत तापी होते हैं। किस वर्ग के? स्तनी वर्ग के सभी जंतु जो उच्च तापी और नियत तापी होते हैं। और स्तनी वर्ग के जंतुओं की त्वचा पर सफ़ेद ग्रंथियां और तैल ग्रंथियां पाई जाती है। स्तनी वर्ग के जितने भी जंतु हैं उसके हृदय जो है 4 बेस्मी होते हैं, 2 अलिंद। ये 4 बेस्मी में 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। ये 4 बेस्मी स्तनी वर्ग के हृदय में होते हैं। और स्तनी वर्ग के जंतु में जो है कि दांत जीवन में 2 बार आते हैं, इसलिए इन्हें द्विबारदंती कहते हैं। इनके लाल रुधिराणुओं यानी स्तनी वर्ग के लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल ऊंट और लामा को छोड़कर। बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। वर्ग के बाद स्तनी वर्ग में के प्रमुख लक्षण है कि इसकी त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, तैलीय ग्रंथियां पाई जाती हैं। स्तनी वर्ग के सभी जंतु उच्च तापीय और नियत तापीय होते हैं। स्तनी वर्ग के सभी जंतु जो है कि 4 वेश्मी होते हैं। इसके जीवन में 2 बार दांत आते हैं, इसलिए इन्हें द्विबारदंती कहा जाता है। इनके लाल रुधिराणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी मनुष्य हो चाहे अन्य स्तनी वर्ग हो, इसके लाल जो रुधिराणु पाए जाते हैं उसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। केवल ऊंट और लावा एक अपवाद में, दोनों अपवाद में है, जिसके रुधिराणु में जो है कि केंद्रक पाए जाते हैं। इसके बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं। आगे स्तनी वर्ग को 3 उपवर्गों में बांटा जाता है: प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। स्तनी वर्ग को 3 भागों में बांटा गया है: प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया। प्रोटोथीरिया अंडे देते हैं। उदाहरण के लिए एकिडना और प्लेटिपस। एकिडना और प्लेटिपस ऐसे स्तनी हैं जो अंडे देते हैं, और ये प्रोटोथीरिया ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि स्तनी वर्ग को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। दूसरा है मेटाथीरिया। अपरिपक्व बच्चे देते हैं। मेटाथीरिया जो स्तनी वर्ग हैं वो उसमें जितने भी जंतु हैं वो अपरिपक्व बच्चे देते हैं, जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए कंगारू। तीसरा है स्तनी वर्ग के उपवर्ग में यूथीरिया। ये पूर्ण विकसित शिशु जन्म देते हैं, और इनका जैसे मनुष्य। स्तनी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है, जिसके रक्त का तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। स्तनी वर्ग जितने भी है उसमें रक्त का सबसे अधिक तापमान अगर किसी का है तो बकरी का है, और बकरी का रक्त के औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होगा। डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैली स्तनी है। डक बिल्ड प्लेटिपस जो है एकमात्र विषैली स्तनी है। समुद्री व्हेल में लिम्ब फ्लिपर में परिष्कृत होते हैं। समुद्री व्हेल में जो है लिम्ब्स वो फ्लिपर में परिष्कृत होते हैं। तो एक बार फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे स्तनी वर्ग। स्तनी वर्ग को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है: प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया के जितने भी जंतु इसके अंतर्गत आते हैं वो अंडे देते हैं, और जैसे एकिडना और प्लेटिपस ये ऐसे स्तनी वर्ग हैं जो कि अंडे देते हैं, और ये प्रोटोथीरिया के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है मेटाथीरिया। ये अपरिपक्व बच्चे देते हैं जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होते हैं, जैसे कंगारू जो है मेटाथीरिया के अंतर्गत आते हैं। यूथीरिया पूर्ण विकसित बच्चे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य। स्तनी वर्ग में लाल रक्त
का सबसे अधिक, स्तनी वर्ग में जो है रक्त का सबसे अधिक तापमान अगर किसी का है तो बकरी का है, और बकरी के रक्त का औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस है। डक बिल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैली स्तनी है। समुद्री व्हेल में लिम्ब फ्लीपर में परिष्कृत होते हैं। आगे है जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। उपकला ऊतक, पहला है उपकला ऊतक। जंतु ऊतक जो एनिमल टिश्यू है, यानी जंतु के शरीर में पाए जाने वाले ऊतक को हम निम्न श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला है उपकला ऊतक, एपिथेलियमी टिश्यू। ये ऊतक जंतु के बाहरी, भीतरी और स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी उपकला ऊतक एपिथेलियमी ऊतक में जो है कि रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका के द्वारा होता है। यह शरीर के बाहरी शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की ऊतक उपकला यानी एपिथेलियमी ऊतक है, सतह हृदय की ऊतक, फेफड़ों की ऊतक, वृक्क का ऊतक, ये वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार आदि पर जो ऊतक हैं, यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है। तो हम लोग पढ़ रहे थे जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है उपकला ऊतक, यानी एपिथेलियमी ऊतक। हमारे शरीर में एपिथेलियमी ऊतक कहाँ होती है? ये ऊतक जो है कि जंतु के बाहरी और भीतरी और स्वतंत्र सतहों में पाई जाती हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं, यानी उपकला ऊतक में रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण जो है विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की ऊतक एपिथेलियमी ऊतक होता है, हृदय, फेफड़े और वृक्क के चारों ओर तथा यकृत में जनन ग्रंथियों की दीवार आदि पर जो ऊतक पाए जाते हैं वो उपकला ऊतक यानी एपिथेलियमी ऊतक पाए जाते हैं। यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें जो है कि नम बनाए रखता है। में दूसरा प्रकार है संयोजी ऊतक का, कनेक्टिव टिश्यू। यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक जैसे रक्त एवं लसिका तरल संयोजी ऊतक है। संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की आपूर्ति करता है। जो संयोजी ऊतक है, सबसे पहले ऊतक कोशिकाओं, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं। और ऊतक जो है हम लोग जंतु ऊतक पढ़ रहे थे। पहला प्रकार एपिथेलियमी ऊतक पढ़े हैं, दूसरा प्रकार है संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं कि यह ऊतक जो है कि शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में ये जोड़ने का काम करती है। संयोजी यानी संयोग करना, कनेक्टिव टिश्यू, एक दूसरे से कनेक्ट करना, यानी यह शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। सरल संयोजी ऊतक जो तरल संयोजी ऊतक है, जैसे कि रक्त और लसिका, ये तरल संयोजी ऊतक है। ये संवहन के कार्य में भी सहायक होते हैं और यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करते हैं तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। नाभि रज्जु जो है प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है। प्राणियों में जो एडिपोसाइट संयोजी ऊतक है उसमें वसा संग्रहित रहते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है संयोजी ऊतक जो है कि कनेक्टिव टिश्यू है, जो ऊतकों अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। और तरल संयोजी ऊतक के अंतर्गत रक्त एवं लसिका आता है और प्रौढ़ संयोजी ऊतक नाभि रज्जु हैं। प्राणियों में एडिपोसाइट नामक संयोजी ऊतक में जो है कि वसा संग्रहित रहते हैं।
पेशी ऊतक है। इसे संकुचनशील ऊतक कहते हैं के नाम से जाना जाता है। पेशी ऊतक को संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है। शरीर के सभी पेशियां इसी ऊतक से मिलकर बनी होती है। किस ऊतक? पेशी ऊतक से। पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। आरेखित, यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, मतलब कि वो अंग जो हमारी इच्छा से नहीं चलते हैं, जैसे आहार नाल। जो हमारी पाचन तंत्र है वो हमारी इच्छा से नहीं चलते हैं, वो खुद ब खुद चलते हैं। मलाशय, मूत्राशय, रक्त वाहिनियाँ, ये सारे जो है आरेखित पेशी के अंतर्गत बनते हैं, आरेखित पेशी के ऊतक से बनते हैं। आरेखित पेशियाँ उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करती है जो स्वयमेव गति करते हैं। जो जैसे हमारे हृदय हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है, वो हमेशा चलते रहेंगी। और जो जितने भी हमारी पेशियां हैं जो स्वयं गति करते हैं, वो सभी आरेखित पेशी से बने होते हैं। दूसरा है रेखित पेशी। ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छानुसार गति करती है। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। मतलब कि आरेखित पेशी वे पेशी ऊतक हैं जो हमारे शरीर के अनैच्छिक अंगों, जैसे हमारे शरीर के अनैच्छिक अंग बने हैं, जैसे आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्त वाहिनियाँ, हृदय। और रेखित पेशी जो है कि ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाया जाता है जो इच्छा अनुसार गति करती है, जैसे हमारे हाथ, हमारे पैर इत्यादि। और प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिरे रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े रहते हैं। हृदयक पेशी, कार्डियक, ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस यानी कुल्हा की मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी एस्टेपेडियम है। तो एक बार इसको फिर से रिवीजन करेंगे। हृदय पेशी, ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती हैं। संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस यानी कुल्हा की मांसपेशी मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है, जिसका नाम ग्लूटियस मैक्सिमस है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी एस्टेपिडियम के मांसपेशी है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी एस्टेपिडियस है। अगला है तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यू। तंत्रिका ऊतक, इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों की तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों को बना होता है, यानी तंत्रिका ऊतक जो है को चेतना ऊतक भी कहते हैं। और जीवों की तंत्रिका तंत्र जो है तंत्रिका ऊतक से ही बनी होती है। ये 2 विशिष्ट प्रकार के कोशिकाओं का बना होता है, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया से। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करती है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यू, इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों की तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। किन ऊतकों का? तंत्रिका ऊतक का। जितने भी तंत्रिका तंत्र हमारी बनी है वो तंत्रिका ऊतक की नर्वस टिश्यू की बनी होती हैं। और ये 2 विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन? तंत्रिका ऊतक।
न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आश्रित करती है। जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होती है। किसमें? तंत्रिका ऊतक में। कब से? जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कभी कोई कोशिका विभाजन नहीं होती है। कौन से किस में कोशिका विभाजन नहीं होती है? तंत्रिका ऊतक में, जन्म के बाद। मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको गौर से पढ़ें। मानव रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ये प्रश्न पूछा जाता है। रक्त एक कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का 7% होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है। कैसा विलयन है? रक्त क्षारीय है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1.5 लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो रक्त के बारे में इस तरह से पढ़ रहे थे, तो रक्त के बारे में एक बार फिर से पढ़ेंगे। मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड, हमारे रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है। रक्त कैसा है? क्षारीय है और रक्त का पीएच मान 7.4 है। एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1.5 लीटर रक्त कम पाया जाता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाती हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। तो फिर आगे पढ़ेंगे। प्लाज्मा, हमारे रक्त में जो है कि प्लाज्मा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग है। अजीवित तरल भाग, प्लाज्मा जो है रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन और 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। यानी प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा रक्त का अजीवित तरल भाग है। प्लाज्मा जो है हमारे ब्लड का अजीवित तरल भाग है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त में लगभग 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है, ये पूछा जाता है। और इसका 90% यानी प्लाज्मा का 90% भाग जल होता है। 7% प्रोटीन होती है और 0.9% लवण होती है, 0.1% ग्लूकोज होती है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होते हैं। यानी अगर रक्त की बात करें तो जैसे ये रक्त हुई, तो ये रक्त में जो है 1 बूंद रक्त मान लीजिए ये है, और 1 बूंद रक्त में इस रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा का बना होता है। प्लाज्मा का बना होता है और ये प्लाज्मा जो है कि जल जैसा लसलसा होता है और ये जेली टाइप का होता है। और इस प्लाज्मा जो रक्त का 60% प्लाज्मा है, भाग प्लाज्मा है, और प्लाज्मा जो है प्लाज्मा का 90% भाग प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है और 7% प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रकार से अन्य तत्व हैं। तो याद रखना है कि हमारे रक्त में कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा पाया जाता है? तो 60% भाग प्लाज्मा पाया जाता है। और प्लाज्मा के कितने प्रतिशत भाग में जल पाया जाता है? तो प्लाज्मा का 90% भाग जल पाया जाता है। प्लाज्मा के कार्य: पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। जब हमारे शरीर में भोजन पच जाती है तो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होकर के जो निचोड़ होती है
वो प्लाज्मा के द्वारा ही हमारे शरीर के अन्य भागों में, अन्य अंगों में पहुंचती है ब्लड के माध्यम से, और ब्लड में प्लाज्मा के माध्यम से, और जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और हमारे शरीर में अगर हार्मोन जनरेट होती है, हार्मोन उत्सर्जित होती है, तो ये हार्मोन का परिवहन भी, संवहन भी किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। सीरम क्या होता है? जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। यानी सीरम किसको कहते हैं? प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। अगला है रुधिराणु, ब्लड कार्पल्स। रुधिराणु रक्त का यह रक्त शेष का 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटते हैं: लाल रक्तकण आरबीसी, श्वेत रक्तकण डब्ल्यूबीसी, और रक्त बिंबाणु ब्लड प्लेट्स। यानी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ब्लड है, ये ब्लड अगर 1 बूंद ब्लड है तो इसका 60% भाग तो प्लाज्मा होगा, 60% भाग प्लाज्मा होगा, और बाकी जो है कि 40% भाग जो है कि क्या चीज़ होगा? 40% भाग रुधिराणु होगा, 40% भाग रुधिराणु होगा। और ये रुधिराणु क्या क्या चीज़ से मिलकर बने होते हैं? ये रुधिराणु बने होते हैं आरबीसी से, रेड ब्लड सेल से। ये रुधिराणु बने होते हैं डब्ल्यूबीसी से, वाइट ब्लड सेल्स से। और ये रुधिराणु बने होते हैं किससे? रक्त बिंबाणु से। रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेट्स से। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ गए होंगे। लाल रक्तकण आरबीसीएस, रेड ब्लड सेल्स कॉर्पल्स या इरिथ्रोसाइट्स। यानी लाल रक्तकण को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। लाल रक्तकण आरबीसीएस यानी आर से रेड ब्लड सेल्स कॉर्पल्स ये कहलाते हैं। लाल रक्तकण के बारे में पढ़ेंगे तो लाल रक्तकण के लाल रक्तकण उभयावतल होते हैं। हमारे शरीर के जो लाल रक्तकण हैं वो उभयावतल होते हैं, मतलब कि इस टाइप के। उभयावतल मतलब कि इस टाइप के। अवतल, उभयावतल मतलब उभड़ा हुआ अवतल। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, हमारे शरीर के रक्त में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब बाद में ऊंट और लामा के रक्त में केंद्रक पाया जाता है। स्तनधारियों की आरबीसीएस में केंद्रक पाया जाता है। जो स्तनधारी है उसके आरबीसीएस में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसीएस का निर्माण जो है कि अस्थिमज्जा में होती है। यानी लाल रक्तकण का निर्माण हमारे शरीर के रक्त अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फॉलिक अम्ल आरबीसीएस के निर्माण में सहायक होते हैं। आगे भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। तो इस प्रकार से एक बार फिर से इसको रिवीजन करेंगे। यानी लाल रक्तकण आरबीसीएस, इसको कहेंगे रेड ब्लड सेल्स। लाल रक्तकण के बारे में पढ़ेंगे। स्तनधारियों के लाल रक्तकण उभयावतल होते हैं। स्तनधारियों के लाल रक्तकण में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। अब बाद में ऊंट और लावा के रक्त में केंद्रक पाए जाते हैं। स्तनधारियों के आरबीसीएस में केंद्रक पाए जाते हैं। किसके? ऊंट और लावा के। आरबीसीएस का निर्माण कहाँ होता है? यानी लाल रक्तकण का निर्माण हमारे शरीर के अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। यानी लाल रक्तकण के निर्माण में प्रोटीन सहायक होते हैं, आयरन सहायक होते हैं, विटामिन B12 सहायक होते हैं, फॉलिक अम्ल सहायक होते हैं। और भ्रूण अवस्था यानी जब बच्चा जब 1-2 महीने का, 4 महीने का यानी भ्रूणी अवस्था में रहते हैं तो तब तो उसके शरीर में हड्डी का निर्माण नहीं होता। तब कहाँ से रक्त उसके शरीर में बनता है? तो ये रक्त जो है उसके यकृत और प्लीहा में निर्माण होता है। यानी भ्रूण अवस्था में जो है कि लाल रक्तकण का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। लाल रक्तकण आरबीसीएस का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है।
लाल रक्त कण की मृत्यु यकृत लीवर में होता है, लीवर और पीलिया दोनों जगह होती है। आरबीसी यानी लाल रक्त कण की जीवन काल 20 से 120 दिन होता है, और जबकि लाल रक्त कण की मृत्यु यकृत और पीलिया में होती है। इसलिए यकृत और पीलिया को आरबीसीएस का कब्रगाह कहते हैं, कब्र कहते हैं, क्योंकि लाल रक्त कण की मृत्यु यकृत और पीलिया में जाकर होती है। इसलिए यकृत और पीलिया को आरबीसीएस का कब्र कहते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, किसमें? लाल रक्त कण में। लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसमें हीम नामक रंजक होता है। इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन होता है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। हमारे शरीर का जो लाल रक्त कण है उसकी मृत्यु यकृत और पीलिया में होती है। यकृत एवं पीलिया को आरबीसीएस का कब्रगाह कहते हैं। इसलिए हम लोगों इसमें यानी लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमो जोड़ ग्लोबिन, इसमें यानी मतलब हीम का मतलब होता है, हीम नामक रंजक पाया जाता है हमारे लाल रक्त कण में। इसी के कारण यानी हीम नामक रंजक के कारण ही हमारे शरीर के रक्त का रंग लाल होता है। और हीम जोड़ ग्लोबिन यानी ग्लोबिन जो है वो लौह युक्त प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हीमैटिन है। आरबीसीएस का मुख्य कार्य शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना है एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से इसको याद रखें। आरबीसीएस का हमारे शरीर में मुख्य काम यानी लाल रक्त कण का हमारे शरीर में मुख्य काम क्या है? मुख्य काम है कि कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ला करके फिर हृदय तक पहुंचाना, फिर शुद्ध करके उसको ऑक्सीजन हमारे शरीर तक पहुंचाएंगे। यानी ऑक्सीजन को पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को ढोकर लाना, ऑक्सीजन को शरीर तक पहुंचाना पूरा शरीर में, और कार्बन डाइऑक्साइड को ढो करके वापस लाना हृदय तक। इस किसका काम है? लाल रक्त कण का काम है। तो हम लोगों ने पढ़ा है लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। लाल रक्त कण जो है कि मृत्यु यकृत और पीलिया में होती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण लाल रंग रक्त का होता है। ग्लोबिन एक लौह युक्त प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि आरबीसी जो है कि इस संयोग करके ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाता है, लाल रक्त कण। और हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक हीमैटिन है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तक्षीणता रोग होती है, यानी एनीमिया रोग होती है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने पर रक्तक्षीणता यानी एनीमिया नामक रोग होगी। सोते वक्त जो है आरबीसी 5% कम हो जाती है, एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसीएस यानी लाल रक्त कण की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। थैलीसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। तो फिर से लाल रुधिराणु के बारे में ये पॉइंट पढ़ेंगे। यानी जो लाल रुधिराणु है, जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण है, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्तक्षीणता एनीमिया हो जाती है। जब हम लोग सोते हैं तो लाल रक्त कण की हमारे शरीर में 5% कम हो जाती है, और जब हम लोग 42 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो आरबीसीएस में 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसीएस यानी लाल रक्त कण को जो है कि हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है उसकी संख्या को। थैलीसीमिया नामक रोग में जो है कि लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं, तो उसी को थैलीसीमिया रोग कहते हैं, जिसके कारण थक्का नहीं बनता है। श्वेत रक्त कण WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स या
ल्यूकोसाइट, यानी लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट कहते हैं और श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना है। आकार और रचना में श्वेत रक्त कण जो है कि अमीबा के समान होता है, और अमीबा इस तरह से इसका आकृति होता है, अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। तो श्वेत रक्त कण WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स या ल्यूकोसाइट इसको कहते हैं। आकार और रचना में श्वेत रक्त कण अमीबा के समान होती है, इसमें केंद्रक रहता है, यानी WBC में जो है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स में केंद्रक पाया जाता है। इसका निर्माण यानी श्वेत रक्त कण का निर्माण जो है अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है, लिम्फ नोड में होता है, और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। यानी अस्थि मज्जा में ज़्यादातर श्वेत रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लिम्फ नोड में भी होता है श्वेत रक्त कण का निर्माण, कभी कभी यकृत यानी लीवर में भी श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है, प्लीहा में भी रक्त कण का निर्माण होता है, तो इसको ध्यान रखना है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल जो है 2 से 4 दिन का होता है। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। किसकी मृत्यु? श्वेत रक्त कण की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, और श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर के रोग के संक्रमण से बचाना है। किसका काम है? रोग के संक्रमण से बचाना। WBC का काम, WBC यानी श्वेत रक्त कण जो है कि हमारे शरीर में रोगों के संक्रमण होने से बचाता है। तो इस प्रकार एक बार फिर से पढ़ सकते हैं कि श्वेत रक्त कण WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का आकार और रचना में अमीबा के समान होती है, इसमें केंद्रक रहता है, और अस्थि मज्जा में श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है, लिम्फ नोड में भी होता है, कभी कभी जो यकृत में भी होता है। जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। इनकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। श्वेत रक्त कण की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है, और इसका श्वेत रक्त कण का मुख्य काम रोगों से संक्रमण से हमारे शरीर को बचाता है। आगे है WBC यानी श्वेत रक्त कण का अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। रक्त विमाणु ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स भी इसको कहते हैं। यानी एरिथ्रोसाइट्स श्वेत रक्त लाल रक्त कण को कहते हैं, ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण को कहते हैं, और थ्रोम्बोसाइट रक्त विमाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स को कहते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स यानी रक्त विमाणु के बारे में है कि यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। क्या चीज़? रक्त विमाणु। रक्त विमाणु में केंद्रक नहीं पाया जाता है। रक्त विमाणु में केंद्रक वो होता है, जैसे ब्लड है उसके बीच में एक केंद्रक होते हैं, तो हमारे शरीर के ब्लड में जो है केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसी प्रकार रक्त विमाणु, ब्लड में ही रक्त विमाणु होते हैं और उसमें भी केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी रक्त विमाणु का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। रक्त विमाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, और इसकी मृत्यु यानी रक्त विमाणु की मृत्यु, ब्लड प्लेटलेट्स की मृत्यु स्प्लीन प्लीहा में हो जाती है। इसका मुख्य कार्य जो है रक्त के थक्का बनाने में मदद करना है। किसका काम? रक्त विमाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स का काम है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेट्स की एकदम कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है कि शरीर कमज़ोर हो जाती है। तो एक बार फिर से पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रक्त विमाणु ब्लड प्लेटलेट्स या इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। यह रक्त विमाणु केवल मनुष्य और स्तनधारियों की रक्त में पाए जाते हैं। इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। रक्त विमाणु में रक्त विमाणु का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। रक्त विमाणु का जीवन काल 3 से 5 दिन होता है, और इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है रक्त विमाणु की। और इसका मुख्य कार्य यानी किसका? रक्त विमाणु का मुख्य कार्य शरीर में जो है कि रक्त के थक्का बनाने में काम आता है। डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आगे है रक्त के कार्य। अब वर्क ऑफ ब्लड यानी रक्त का हमारे शरीर में क्या कार्य है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रक्त का हमारे शरीर में कार्य है कि हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है रक्त यानी ब्लड, और शरीर के
शरीर को जो है कि रोगों से रक्षा करता है। ब्लड क्या करता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है ब्लड, और ब्लड जो है कि हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखता है तथा घावों को भरना ये रक्त का काम है। रक्त का अगर हमारे शरीर कहीं कट जाती है, जैसे ब्लड आने लगती है, तो वहाँ पे थक्का बनाने का काम रक्त का ही होता है, जिसमें रक्त बिंबाणु काम करते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ और हार्मोन का संवहन जो है हमारे रक्त करते हैं। यानी हृदय से ऑक्सीजन को हमारे शरीर के पूरी बॉडी तक पहुंचाना रक्त का काम है, और पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके रक्त हृदय तक लाना या शरीर से बाहर करना, ये भी रक्त का काम है। पचा हुआ भोजन जब अवशोषित हो जाते हैं, जब उससे जितने भी खनिज पदार्थ बन जाते हैं, तो पूरे शरीर में पहुंचाना रक्त का काम है। उत्सर्जी पदार्थ यानी जो किडनी के माध्यम से या अन्य माध्यम से जो बेकार चीज़ें हमारे शरीर की है, वो रक्त के माध्यम से भी बाहर निकलती है। हमारे शरीर के हार्मोन जो होते हैं, कई तरह के हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन का भेजना, हार्मोन का संवहन करना, ये रक्त का काम है। लैंगिक वरण में सहायता करना, ये रक्त का काम है। अंगों में सहयोग स्थापित करना, लैंगिक वरण में जो है कि अंगों में ब्लड पहुंचाकर ये सहयोग करते हैं। रक्त का थक्का बनना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स, रक्त का थक्का बनना, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। रक्त के थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होते हैं। 3 तरह की क्रिया होती है, 1, 2, 3। तो पहला क्रिया क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम मिलकर के थ्रोम्बिन का निर्माण करते हैं, और ये थ्रोम्बिन और प्लस फाइब्रिनोजिन मिलकर के क्या चीज़ का निर्माण करते हैं, फिब्रिन का निर्माण करते हैं। और ये फिब्रिन और रक्त रुधिराणु मिलकर के ये जब दोनों मिल जाते हैं तो रक्त का थक्का बन जाते हैं, क्लॉट बन जाती हैं। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजिन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। रुधिर प्लाज्मा के, हमारे शरीर के जो रुधिर है उसके प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन का निर्माण यकृत में विटामिन के की सहायता से होता है। विटामिन के जो है कि रक्त को थक्का बनाने में भी मदद करता है। विटामिन के रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाना चाहिए। जैसे ही हमारे शरीर का कोई अंग कटता है तो 2 से 5 मिनट के अंदर रक्त का थक्का बन जाने से पता चलता है कि हमारे सामान्य स्थिति है, नहीं तो थैलेसीमिया नामक रोग होगी, जिसके कारण जो है वो आनुवांशिक रोग है, जिसके कारण हमारे शरीर में थक्का ही नहीं बनता, लगातार ब्लडिंग होती रहती है। रक्त के थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन जो क्या चीज़ है, फाइब्रिनोजन। रक्त को थक्का बनाने में अनिवार्य जो प्रोटीन वो कौन सा है, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है। मनुष्य के रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के रक्त वर्ग यानी मनुष्य के ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, इनकी कौन सी खोज की है, इसके बारे में पढ़ेंगे। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में किया था। इसके लिए इन्हें 1930 ईस्वी में किसे लैंडस्टीनर को 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया। मनुष्यों में रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त कण में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग हैं, यानी 4 ग्रुप हैं। कौन सा ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी और ओ। से इसको रिवीजन करेंगे। मनुष्य के रक्त वर्ग यानी ब्लड ग्रुप्स, रक्त समूह की खोज किया था लैंडस्टीनर ने
इसलिए 1930 ईस्वी में लैंडन स्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था। मनुष्यों के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण जो है लाल रक्त कण में पाए जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एंटीजन ए, एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर वजह के मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, जिसमें एंटीजन ए होता है वो ब्लड ग्रुप ए हो जाता है। जिसमें एंटीजन बी होता है वो ब्लड ग्रुप बी कहलाता है। जिसमें एंटीजन ए एवं बी दोनों होता है वो ब्लड ग्रुप ए बी कहलाता है। जिसमें दोनों में से कोई एंटीजन नहीं होता है तो वो ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है। देखिए, जिसमें ए एंटीजन होगा वो ब्लड ग्रुप ए कहलाएगा, जिसमें बी होगा वो बी कहलाएगा, और जिसमें ए बी दोनों होगा, मतलब कि ए और बी एंटीजन दोनों होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी कहलाएगा, और जिसमें दोनों में से कोई नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा। आगे है रुधिर के चारों वर्गों के साथ एंटीबॉडी का वितरण इस प्रकार से है। रुधिर वर्ग पहले होगा, उसके बाद उस रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। ब्लड ग्रुप पहले होगा ए बी ओ, और उस रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, और उस रुधिर वर्ग में कौन सा एंटीबॉडी यानी प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, और लाल रुधिर कण में कौन सा एंटीजन पाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले है ए, रुधिर वर्ग ए। ब्लड ग्रुप ए में जो है कि एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी में जो है कि एंटीजन बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। ब्लड ग्रुप ए बी में जो है कि एंटीजन ए बी दोनों पाया जाएगा और एंटीबॉडी दोनों में से कोई नहीं पाया जाएगा। और ब्लड ग्रुप ओ में जो है कि कोई एंटीजन नहीं पाया जाएगा और ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन करेंगे। ब्लड ग्रुप ए में जो है कि एंटीबॉडी ए, एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी, एंटीबॉडी ए। ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं और एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं जबकि एंटीबॉडी दोनों पाए जाते हैं। किसी एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको एंटीबॉडी कहते हैं। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। मतलब एंटीजन की अनुपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है रुधिर प्लाज्मा में। एंटीबॉडी क्या है? एक प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है, और अगर एंटीजन नहीं रहता तो एंटीबॉडी पाई जाती है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होती है, एंटीबॉडी एंटीबॉडी भी। रक्त का आधान यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीजन ए एवं एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी। एंटीजन ए एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी एंटीबॉडी बी एवं ये एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा होने पर ये आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं, जिससे रक्त नष्ट हो जाता है। इसे रक्त अविश्लेषण यानी एग्लूटिनेशन कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन तथा एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल करना चाहिए जिससे रक्त का अविश्लेषण न हो सके। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहते हैं यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। मतलब कि किसी को भी दे सकते हैं। कौन? ओ, किसी को भी दे सकते हैं, कोई भी ग्रुप को ब्लड दे सकते हैं। रक्त समूह कहते हैं यूनिवर्सल, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। सभी को रक्त दे सकते हैं, किस कारण? क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। एवं रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही कहते हैं, रक्त समूह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं।
करेंगे रक्त का आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते हैं। ऐसा करने पर ये आपस में अत्यधिक चिपचिपे हो जाते हैं जिससे रक्त नष्ट हो सकता है। इसे रक्त अविश्लेषण कहते हैं। अतः रक्त आधान में एंटीजन और एंटीबॉडी का ऐसा तालमेल कराना चाहिए जिससे रक्त का अविश्लेषण ना हो। रक्त समूह ओ को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, रक्त समूह कहते हैं क्योंकि इसमें कोई एंटीजन यानी रक्त समूह ओ में कोई एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। और रक्त समूह ए बी में जो है को सर्वग्राही कहा जाता है, यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। RH तत्व यानी RH फैक्टर। सन 1940 ईस्वी में लैंडस्टीमर और वीनर ने रुधिर में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। इन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगाया, इसलिए इसे RH फैक्टर कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त समूह में यह तत्व पाया जाता है उनका रक्त RH सहित RH पॉजिटिव कहलाता है। जिसमें नहीं पाया जाता है उनका रक्त सहित RH निगेटिव कहा जाता है। यानी RH तत्व 1940 ईस्वी में लैंडस्टीमर और वीनर ने RH फैक्टर की खोज किया था। ये रुधिर में एक अन्य प्रकार की एंटीजन है जो रीसस नामक बंदर से प्राप्त किया था, इसलिए RH फैक्टर इसको कहते हैं। जिन व्यक्तियों के रक्त में यह तत्व पाया जाता है उसे RH सहित पॉजिटिव कहते हैं, RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं पाया जाता है उन्हें RH सहित RH निगेटिव कहते हैं। रक्त के रक्त आधान यानी रक्त को दूसरे में देने से पहले देते समय RH फैक्टर की भी जांच की जाती है। RH प्लस को RH प्लस का रक्त एवं RH माइनस को RH माइनस का रक्त ही दिया जाता है। जो RH पॉजिटिव है उसको RH पॉजिटिव का ही रक्त दिया जाएगा एवं जो RH निगेटिव है RH निगेटिव का ही रक्त दिया जाएगा। यदि RH पॉजिटिव रक्त वर्ग का रक्त RH निगेटिव रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार कम मात्रा में होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु दूसरी बार इसी प्रकार रक्तदान किया गया तो अविश्लेषण एग्लूटिनेशन यानी अविश्लेषण के कारण RH माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो हम लोग पढ़े हैं कि रक्त आधान के समय RH फैक्टर का ध्यान रखा जाता है। RH प्लस को RH प्लस का ही रक्त दिया जाएगा और माइनस को RH माइनस का ही रक्त दिया जाएगा। तो यदि RH प्लस रक्त वर्ग का व्यक्ति को RH माइनस रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को दिया जाता है तो प्रथम बार तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन दूसरी बार इसी प्रकार अगर रक्त आधान किया जाता है तो अविश्लेषण के कारण RH माइनस वाले व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस ये क्या होता है? यदि पिता का रक्त वर्ग RH पॉजिटिव तथा माता का रक्त वर्ग RH निगेटिव है तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में पहले शिशु की मृत्यु जो है कि जन्म कहते हैं कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस ये कौन सा बीमारी है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस ये कैसा बीमारी है? यदि पिता का रक्त RH पॉजिटिव तथा माता का रक्त RH निगेटिव हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ऐसा प्रथम संतान के बाद की संतान में होता है, यानी प्रथम संतान पे ऐसा नहीं होता है। कैसा? जब RH पॉजिटिव वाले पिता हो और RH निगेटिव वाली माता हो तो प्रथम शिशु के बाद अन्य शिशु होगा तो वो गर्भावस्था या जन्म के तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। लोग अंतिम बार पढ़ेंगे कि रक्त माता एवं पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे माता पिता का रक्त समूह निम्नलिखित में से ये अगर हो, मतलब माता का ये हो और पिता का ये हो तो उसके बच्चों में कौन सा रक्त समूह होगा होने की संभावना रहेगी और कौन सा रक्त समूह एकदम से नहीं होगा। तो ये बातें हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है माता और पिता। अगर माता का ब्लड ग्रुप O
सॉरी, सबसे पहले माता, उसके बाद पिता। यानी माता का ब्लड ग्रुप ओ हो और पिता का ब्लड ग्रुप भी ओ हो, तो उसके जो बच्चे होंगे उसके ब्लड ग्रुप ओ होने की अधिक संभावना रहेगी, ब्लड ग्रुप ओ ही होगा। और जो अन्य 3 ब्लड ग्रुप है, सबसे पहले ये हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के हैं, जिसमें ए, बी, ए बी और ओ है। तो इन चारों में से ही उनके बच्चों में ही होगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि उसके माता में कौन सा ब्लड है, उसके पिता में कौन सा ब्लड है, तो बच्चे में कौन सा ब्लड हो सकते हैं, एकदम पक्का होने की संभावना है, और कौन सा एकदम से नहीं होने की संभावना है। तो इसको पढ़ेंगे। तो अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ब्लड ग्रुप ओ हो, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ होगा। और बच्चों में जो ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता है, ओ के अलावा और 3 कौन सा, ए बी, तो ये सब नहीं होगा। अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चों में ओ और ए ब्लड ग्रुप होने की अधिक संभावना होगी। और ये संभावना एकदम होने की नहीं होगी, कौन सा असंभव होगा, कौन, बी और ए बी, एकदम से नहीं होगा ये ब्लड ग्रुप। अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, ओ बी, तो बच्चों में जो है कि ओ या बी दोनों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। और एकदम से कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं हो सकते हैं, ए बी एकदम से ब्लड ग्रुप हो ही नहीं सकते हैं। आगे है, अगर माता में ब्लड ग्रुप ओ हो और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी हो, तो बच्चों में जो है ए और बी ब्लड ग्रुप होने की ज़्यादा संभावना है, और ओ और ए बी होने की संभावना एकदम नहीं है। अगर माता का ब्लड ग्रुप ओ और पिता का भी ब्लड ग्रुप माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप जो है कि ए और ओ होने की संभावना अधिक है, और ए बी होने की संभावना एकदम से नहीं है। अगर माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है कि ओ ए बी चारों में से कोई भी हो सकते हैं, और इसी में से कुछ भी हो सकते हैं। अगर माता का ब्लड ग्रुप ए और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी कुछ भी हो सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ तो एकदम नहीं होगा। अगर माता का ब्लड ग्रुप बी और पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है कि बी और वो होने की ज़्यादा संभावना होगी, और ए बी तो एकदम नहीं होगी। अगर माता का ब्लड ग्रुप बी और पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बच्चे में ए बी कुछ भी हो सकता है, ओ एकदम नहीं होगा। अगर माता का ब्लड ग्रुप ए बी, पिता का ब्लड ग्रुप भी ए बी है, तो बच्चों में ए बी हो सकता है, ओ लेकिन नहीं होगा। तो इस प्रकार जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान में जो है कि आज यहीं तक, फिर आगे मानव शरीर के पाचन तंत्र आदि पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे साथ लगातार बने रहें, रिवीजन करते रहें, और जो भी परीक्षा आपके सामने उसमें आप बेहतर कर पाएंगे, मेरा वादा है। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलते हैं प्राणी विज्ञान के अगले पार्ट में। धन्यवाद।